यार डॉक्टरी में ना और कोई असूल रखो ना रखो, ये असूल जरूर बना लो कि कभी भी मरीजों को अपना पर्सनल नंबर नहीं देना। क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ 2017 में, जब नया नया ग्रेजुएट होके हाउस जॉब शुरू की ना, तो भाई की पहली रोटेशन थी मैं हूँ अस्पताल में, और मैं अभी तीसरे महीने में एक पेशेंट राउंड के बाद देख रहा था, और उस पेशेंट के ना फैमिली वाले भी साथ ही बैठे हुए थे, उसके अब्बा जी, उसकी अम्मा जी। अब वो पेशेंट जवान सा था, उसका हमारी टीम ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, तो वो एक हफ्ता अस्पताल में रह के बहुत अच्छा रिकवर कर गया, और उस हफ्ते के दौरान आई वॉज द मेन पर्सन जो कि अक्सर उसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा था। तो मरीज तो खुश था ही मेरे से, मेरी भी सेल्फ स्टीम अच्छी हो रही थी, लेकिन जो मरीज के अब्बा जी थे ना, उन्होंने मुझे घेर लिया, कहते बेटा आप इतने नेक इंसान हो, कितने अच्छे डॉक्टर हो, कितने डेडिकेटेड हो। हम लोग ना रहीमिया खान से आए हैं यहाँ ऑपरेशन करने के लिए, हम तो लाहौर वालों की मेजबानी देख के इतने इम्प्रेस हुए हैं, स्पेशली हमारा जो इलाज किया लाहौर वालों ने, क्या बात है, मेरा बेटा जो है वो इतनी अच्छी रिकवरी करके जा रहा है यहाँ से। अब मैंने जब सुना ना कि अंकल रहीमिया खान से हैं, तो मैं अभी भोला सा था, मैंने सोचा मेरे तो नानके भी ना रहीमिया खान खानपुर और सादकाबाद वाली साइड से हैं, तो ये तो ताल्लुक निकल आया। अंकल ने मेरे से मेरा नंबर मांग लिया और मैंने चुप करके उनका पर्सनल नंबर दे दिया अपना ना। उन्होंने मेरी तारीफों के इतने पुल बांध दिए थे कि मैं उनको ना करने का सोच नहीं सकता था। ऐसे मेरे जैसे बच्चे होते हैं जो बचपन में ना किसी रैंडम बंदे से चीजी लेके अगवा हो जाते हैं, फिर माँ बाप को वक्त पड़ जाता है, और मेरे दिन में था कि चलो वापस चले जाएंगे, कब इनको याद रहेगा। मैंने बड़े लोगों को अपना नंबर दिया हुआ, कौन सा कोई मुझे रोज कॉल करता है। मैंने सोचा ही नहीं कि इसके क्या रेपरकशन हो सकते हैं बाद में। खैर वो दिन गया, मैं नंबर दे के भूल गया। अब ना 2 दिन बाद ना मैं राउंड कर रहा था प्रोफेसर के साथ ना, और प्रोफेसर मेरी ले रहा था। जूनियर डॉक्टर समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जब आपकी बहुत ही बेइज्जती हो रही होती है वार्ड में, तो आपको कुछ ज़हन में नहीं होता, आप सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि अपनी इज्जत जितनी रह गई है वो बचानी कैसे है। खैर मैं मरीज के बेड पे खड़ा हूँ, पीछे मेरे पीजीज खड़े हैं, इतने सारे मेडिकल स्टूडेंट्स खड़े हैं, सामने प्रोफेसर खड़ा है। एकदम से ना मुझे कॉल आती है रैंडम नंबर से, मैं इग्नोर कर देता हूँ। दोबारा कॉल आती है, मैं उसको भी इग्नोर कर देता हूँ। 3 दफा इग्नोर करने के बाद जब चौथी कॉल आती है, मुझे लगा कोई इमरजेंसी ना हो, कोई घर से बंदा डिफरेंट नंबर से कॉल ना कर रहा हो, उठा लेता हूँ। मैंने जरा एक्सक्यूज किया प्रोफेसर से, मैं साइड पे गया, मैंने कॉल उठाई, आगे से आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम साहबजादे अहमद रजा, कैसे हैं आप। मैंने कहा कौन बात कर रहा है। मैं वो लियाकत अंकल बात कर रहा हूँ, आपसे उस दिन फलां वार्ड में फलां दिन मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ था, आपने मेरे बेटे का इतना अच्छा इलाज किया है, आपके खलूसे दिल से मुतासिर होकर मैंने सोचा आपका हाल अहवाल ही पूछ लिया जाए। मैंने कहा अंकल मुझे आप याद आ गए कि आप कौन है, मैं ना इस वक्त बड़ा बिजी हूँ, थैंक यू सो मच, आपने दुआ के लिए कॉल किया, दुआओं के लिए तो हम काम करते हैं, तो मैं ना आपसे बाद में बात करूंगा। हाँ बेटा मैंने आपको प्रोग्रेस बतानी थी अपने बच्चे की कैसे चल रही है, तो चलो कोई बात नहीं, बिजी हो तो बाद में कॉल करता हूँ। खैर मैंने बंद कर दिया, मैं वापस भूल गया। फिर मैंने कहा चलो एक दफा कॉल कर लिया अंकल ने, दोबारा नहीं करेंगे। अगले दिन फिर उसी टाइम राउंड के दौरान उसी नंबर से कॉल आती है, मैंने फिर कॉल उठाई बड़ी मुश्किल से साइड पे जाके, अंकल हाँ बेटा अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको बताना था कि मेरे बेटे ने आज खाना खाया है, आज वो उठ के चल के बाथरूम तक गया है। मैंने कहा अंकल बहुत शुक्रिया, आपकी फॉलो अप अपॉइंटमेंट हमने 6 हफ्ते बाद रखी है, तो आप आ जाइएगा तो हम देख लेंगे। नहीं बेटा मैंने कहा ना कि आप इतने नेक इंसान हो, आपसे कांटेक्ट में तो रहा जाए। मैंने कहा अंकल आप नेक क्या क्या शर्मिंदा कर रहे हैं, आप खुद इतने माशाल्लाह बुजुर्ग आदमी हैं, आपकी दुआएं चाहिए, बस दुआओं में याद रखिएगा। अभी अल्लाह हाफिज़, अभी जरा ना काम है, तो मैं बाद में आपसे बात करूंगा ना। मैं थोड़ा सा अनॉय हुआ, मैंने कहा यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, अंकल डायरेक्टली मुझे कॉल ठोक देते हैं, ना कोई मौका महल देखते हैं, कोई ना कोई मैसेज करते हैं। पहले अंकल थे कोई 70-75 साल के, तो मैं इज्जत में ही उनको कुछ नहीं कह रहा था, दिल में मैं जरा तंग आना शुरू हो गया था। खैर मैंने कहा अगले दिन राउंड के दौरान इस नंबर से कॉल आई ना, तो मैंने नहीं उठानी। अब हुआ ये कि हाउस जॉब के दौरान ही ना भाई को प्यार हो गया था एक लड़की से, वो जैसे शादी कर लिया ना, तो जब नया नया प्यार होता है ना आपका, आप जवान होते हैं, आप ठाठे मार रहे होते हैं अंदर से, आपको कुछ समझ नहीं लग रही होती है, आप हर वक्त फोन पे लगे होते हैं अपनी बच्ची के साथ। सुबह के वक्त तो हम नौकरी करते थे बेचारे हाउस ऑफिसर, अब रात को टाइम मिलता था तो सारी रात सोते ही नहीं थे, मोबाइल पे बातें होती रहती थी। जैज का पैकेज कराते थे, 40,000 तनख्वाह मिलती थी, 20,000 का हमारा पैकेज लग जाता था, और था भी पहला प्यार, और मैं था भी 22-23 साल का, तो हमारा वो वाला फेज चल रहा था, बेबी ने थाना थाया, मेरा काका का कल है, ओ प्याज कालते हुए छुरी लगी हाथ पे, दिखाओ मैं चूम के ठीक कर दूं ना, वो वाला फेज चल रहा था। मतलब अब याद आता तो लगता कितनी क्रिंज की इंतहा थे यार हम, मतलब कि हर रात फोन पे हम एक नया माइलस्टोन अचीव करते थे, जैसे सब करते हैं। अब ये ना कहना कि हम तो करते नहीं है, सब पता है मुझे तुम लोगों का। काशिफ जी जो तुम हैंड फ्री लगा के बाकी घर वालों के साथ
मजबूरी में एसी के लिए एक ही कमरे में सोते हो ना, और हैंड फ्री का माइक मुंह के पास रख के कि चलो बेबी को सांस की आवाज ही आती रहे सोते हुए। और सुमेरा, ये तुम रात को घर वालों को कहती हो ना मैं छत पे जा रही हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं जरा हवा लेके आती हूँ, ऊपर जाके सब जानता हूँ मैं, लेकिन कोई नहीं कीप इट अप, यही उम्र है ये सब करने की, बड़े होके करोगे तो हर हस्बैंड के पर्चे हो जाएंगे। ये हसरतें ग्रेजुएशन के करीब करीब पूरी कर लिया करो। और जो माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, प्लीज लेट योर चाइल्ड टेक हिज टाइम इन द बाथरूम, डोंट स्टार्ट नॉकिंग एंड इंटरप्ट हिज थिंग। आप तुसी ब्याह कर ले छेती छेती हैं, असी की करिए मर जाइए। खैर बात इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बात असल में ये इंपॉर्टेंट है कि अगले रात को ना भाई हस्बे जरूरत अपनी बंदी के साथ मशगूल था, और मैं कहता हूँ कि रोमांस के माउंट एवरेस्ट को हम सर कर चुके थे उस रात, हम बिल्कुल पीक पे थे, नींदें पूरी नहीं हो रही, हाउस जॉब भी करनी है, रोमांटिक लाइफ भी क्रिएट करनी है, लॉन्ग डिस्टेंस भी चल रहा है, माँ बाप को भी मनाना है, प्रोफेसर को भी मनाना है, खानदान वालों को भी ऑन बोर्ड रखना है, अटेंडेंस भी पूरी करनी है, ब्रेकअप से भी बचना है, लॉयल भी रहना है। सोचो इन मासूम कंधों पे कितना बोझ था। ये मोबाइल ना होता तो मेरे जैसे फट्टू लोग तो कवारे रह जाते। अब 3 बजे ना, एग्जैक्टली 3 साढ़े 3 बजे ना, मुझे अपनी बंदी की कॉल के दौरान एक कॉल आती है, और नए नंबर से ना, मैं ना इग्नोर कर देता हूँ, मैंने कहा पता नहीं इस रात के इस वक्त कौन कॉल करता है। फिर मुझे दोबारा कॉल आती है, मैं परेशान हो गया कि यार सुबह के 3:30 बज रहे हैं, कि मैंने ना अपनी बंदी से कहा कि यार कॉल रखना, मैं जरा कॉल उठा लूं, एक और कॉल आ रही है। अब मुझे दिल में ये भी था कि मैं इसको कहूंगा कि किसी और की कॉल आ रही है तो ये शक ना करे मेरे पे कि रात के इस वक्त और कौन कॉल करता है इसको, लेकिन शी वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग। खैर कॉल रखी, तीसरी दफा उस रैंडम नंबर से ना, नए नंबर से कॉल आई तो मैंने उठा ली। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कौन? आगे से वही बाबा जी लियाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम साहबजादे अहमद रजा, कैसे हैं आप? मैंने कहा अंकल सुबह के 3 बज रहे हैं। हाँ बेटा मैं तहज्जुद के लिए उठा था ना, तो मैंने सोचा मैंने पिछली 2 दफा आपको आपकी ड्यूटी के दौरान तंग किया था, तो इस दफा मैं जरा सुबह सुबह ही कॉल कर लूं। आप तो उठ गए होगे ना तहज्जुद के लिए? मैंने कहा अंकल मैं उठा हुआ हूँ लाजमी बिल्कुल, लेकिन मैं तहज्जुद के लिए नहीं उठा हुआ, इधर कुछ हॉल चल रहा है, आप 70 साल के, मैं आपको क्या बताऊं। कहते नहीं बेटा मैं समझता हूँ, आप सुबह सुबह उठ के अपनी वार्ड की तैयारी शुरू करते होगे ना, मरीजों की लिस्ट तैयार करते होगे, केसेस तैयार करते होगे। मैंने कहा अंकल आइडियली ऐसा ही होना चाहिए, और मैं जागा भी हुआ हूँ, लेकिन मेरी कोई पर्सनल जिंदगी भी है कि नहीं, और है भी तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आप मुझे इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हैं? नहीं बेटा मैंने आपको बताना था कि अभी अल्लाह के हुजूर मैं दुआ में आपको याद कर रहा था तहज्जुद के दौरान। मैंने कहा नहीं अंकल मेहरबानी आपकी, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, आप ना बुजुर्ग आदमी है, और मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं कोई अजीब से अल्फाज बोलूँ, आपकी शान में गुस्ताखी हो जाए। आप अपनी अल्लाह तौबा करें, मुझे अपनी अल्लाह तौबा करने दें अपनी बंदी के साथ। यार अंकल आगे से अपोलोजाइज भी करें। नहीं बेटा मेरा ये मतलब नहीं। मैंने कहा अंकल माँ जी किथे ने? कहते वो तो बेटा सो रही हैं इस वक्त। मैं कहा ਤੁਹਾਡੀ माँ जी नहीं सो रही है इथे ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ फैसलाबाद तो नहीं, मैं इथे लाहौर बैठा ਤੇ ਸਾਡੀ जरा गल चल रही सी, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जरा ਕਰਨ ਦਿਓ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਸ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਵਸਣ ਦਿਓ। अंकल आगे से माफी मांगना शुरू हो गए, मैंने कॉल बंद कर दी। अब इस वक्त तक ना सारा क्लाइमैक्स खराब हो चुका था मेरा उस रात का, और दोबारा से रीस्टार्ट करने का मेरा कोई मूड नहीं था। यानी मेरी मोहब्बत की चाय पकते पकते उबल सी गई और चूल्हे पे सारा गंद पड़ गया, तो चाय पीने पे फोकस कम रह गया और चूल्हा साफ करने पे हमारा फोकस ज्यादा हो गया। डेट तबाह हो गई। प्रोफेसर साहब हमारे 7:30 बजे वार्ड पे पहुंच जाते थे, उनसे पहले जाके पेशेंट प्रिपेयर करके उनको प्रेजेंट करना होता था, वरना पीजी जो था बड़ी गालियां देता था। जात के अच्छो थे और रात भी तबाह हो गई, किधर जाएं किधर सर मारे। यार मैं अपनी बंदी को कॉल करके लड़ पड़ा उससे, क्योंकि वो कहती तुम बदल गए हो 1 घंटे में, किसकी कॉल आई थी? मैंने कहा यार तुम्हें क्या बताऊं, एक अंकल थे रात को। कहते तुम्हें अंकल कॉल करते हैं रात को? खैर तो है, किन चक्करों में पड़ गए हो अहमद? मैंने कहा नहीं ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, तुम गलत ना समझो, बस एक मरीज को गलती से नंबर दे दिया था, उसके घर वाले मुझे तंग करी जा रहे हैं आप शुक्रिया करने के बहाने। तो खैर मैंने फिर जाके सुबह उसका हल निकाला, मैंने वो नंबर ब्लॉक किया, फिर जाके जान छूटी उससे। भाई प्रोफेशनल लाइफ में तो बाबे बुबे बर्दाश्त कर लेता हूँ मैं, ये पर्सनल लाइफ में मुझे बाबा नहीं चाहिए बिल्कुल। सब मिलके बोलो बाबा नहीं बेबी चाहिए। तो मैंने यही बताना था कि अव्वल तो डॉक्टरी के प्रोफेशन में आना ना, और अगर आना है ना तो ये भोले बन के सिर्फ इस वजह से किसी फैमिली को या किसी मरीज की फैमिली को अपना नंबर ना दे देना कि वो आपके इलाके से हैं या वो आपकी जात या बरादरी के हैं। बाढ़ में बेचो यार ताल्लुक को, नींदें हराम हो जाती हैं। बड़ी मुश्किल से अपना रिलेशनशिप बचाया भाई, वरना बाबा जी तो काम डाल चुके थे। और ये घर में बुजुर्गों को मोबाइल कौन पकड़ाता है यार? हम जवान लोग तो किसी रैंडम खूबसूरत लड़की के पिक्चर के नीचे सिर्फ कमेंट करते हैं ना, गुड नाइस पिक्चर डियर। ये बुजुर्ग लोग ना लड़कियों की डीपी शेयर कर देते हैं अपनी प्रोफाइल पे, सिर्फ लाइक पे इक्तफा नहीं करते। इनको नहीं समझ लगती टेक्नोलॉजी की यार, तो उन्होंने मेरी प्राइवेसी का क्या ख्याल रखना था? जवान लोगों को बाउंड्रीज की समझ नहीं आती, वो तो फिर बुजुर्ग है 70 साल के। इसलिए अगर सख्त लौंडे बन के रह सकते हो ना तो फिर आना इस शोबे में, वरना इधर ना आना यार।